तो संसद में एक बार फिर से बजट पेश किया जाएगा, लेकिन इस बार का बजट कुछ खास होने वाला है, या यूं कहे कि बहुत खास होगा, क्योंकि चुनाव सामने है। चुनावी साल में उम्मीदें आसमान पर चली जाती हैं, फिर चाहे किसान हो, कारोबारी हो, नौकरी करने वाला हो, लेकिन क्या सरकार उनकी उम्मीदों को जमीन दे पाएगी? इस सवाल और जवाब के फासले में फर्क एक रात का बचा है, लेकिन असल में इंतजार काफी दिनों का है। चुनावी साल है, इसलिए बजट का जो कल बजट आना है, ऐसे में हर वर्ग को उम्मीद है कि उनकी अपेक्षाओं आकांक्षाओं के मुताबिक सरकार बजट में उनका ध्यान कितना रखेगी। कल के बजट में क्या होगा, क्या हो सकता है, सरकार के मन में क्या है, बजट के पिटारे से क्या निकलने वाला है, ऐसे कई सवाल जो आप आज जानना चाहते हैं, और वही बताने के लिए हम आपके सामने लेकर आए एक खास चर्चा। और इस दौरान तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद, इनसे मुखातिब मैं आपको करा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता आरपी विजयवर्गीय जी, अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजेश कोठारी जी और चार्टेड अकाउंटेंट रघुवीर पूनिया जी। कांग्रेस से हमारे साथ कुछ देर में मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी रुख यहां पर करेंगे। लेकिन राजेश कोठारी जी, आपसे मैं इस बजट को समझना चाहूंगा। सर, आपको इस बजट में क्या कुछ नजर आ सकता है? आम जनता और व्यापारी को राहत होगी, या जिस कड़वी घुट्टी का जिक्र पहले बजट में 2014 में किया गया था, कुछ उसी तरीके की कड़वी घुट्टी इसमें भी दिखाई दे सकती है? 2014 और 2019 के बीच का जो फासला है वो करीब 5 साल का फासला है, और जिन हालातों में सरकार आज खड़ी है, उन हालातों को देखते हुए कड़वी गुट्टी तो बहुत दूर की चीज़ है, गुट्टी भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। मेरा यह मानना है कि ये बजट इस बात पर केंद्रित होगा कि मैं वापस सत्ता में कैसे आऊं। लोक लुभावन भी होगा, मन भावन भी होगा, और मेरे इसमें मुझे कहने में कोई शंका नहीं है, संशय नहीं है जी, घोषणाओं का एक नया भंडार कल खुल जाए हर एक को लेकर, सब उसके लिए है। क्योंकि ये बजट चुनावी बजट है, और चुनावी बजट के अंदर हम किसी अर्थ की बात नहीं करते, अर्थतंत्र की बात नहीं करते, किसी साउंड इकोनॉमिक्स की बात हम लोग नहीं करते। हम सिर्फ ये बात करते हैं कि अगर किसी ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम की घोषणा करी है, तो उसको मैं दूसरे शब्दों में ज्यादा बढ़ा के उसको करूं मैं। अगर ये कह रहे हैं सर, ये बजट जमीनी नहीं होगा, सियासी आसमानी होगा जी, मैं और इतना आसमानी होगा कि भरोसा ही नहीं होगा कि आसमान ऐसा भी हो सकता है। जनता की उम्मीदें जगाई जाएगी कि देखो, अगर आपने 4 साल तक जो हुआ उसको भूलो, अब हम आपके लिए कुछ करेंगे, कुछ नहीं बहुत कुछ करेंगे। वो कृषि के लिए भी हो सकता है, वो आपके बेरोजगारों के लिए भी कुछ हो सकता है, लघु सीमांत, आप जो भी नाम सुनने में सबके लिए कुछ होगा। पर कहने का तात्पर्य मेरा आपसे ये है कि इस बजट में पहली बार एक इकोनॉमिक्स की या इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों की आप बलि होते हुए देखेंगे। सरकार ऐसा कोई भी सर, ये पहली बार होने वाला है? नहीं, हर साल होता है। ये तो अग्नि परीक्षा है जो हर 5 साल में सरकार को देनी पड़ती है, और उसका पर्पस ये होता है कि हम जीतें। और ये सरकार इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगी कि हमने कुछ करा है या कुछ नहीं करा है, बल्कि जनता को लुभाने के लिए वो सारी बातें की जाएंगी जो अब तक हमने सुनी ही नहीं होंगी। ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट रघुवीर पूनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूनिया जी, क्या आपको लगता है कि जो टैक्स का दायरा है उसको इस बार इतना बढ़ाया जा सकता है कि जनता सोच भी नहीं सकती? देखिए, मोदी सरकार को मध्यम वर्ग का बड़ा भारी सपोर्ट हुआ था जी, और इनकी सरकार का ये एजेंडा भी था कि वो इनकम टैक्स की बेसिक लिमिट को बढ़ाएगी। अब इन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को डिफाइन भी कर दिया है कि 8 लाख रुपए से कम कमाने वाले इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं। तो जनता का भी और मध्यम वर्ग का भी ये एक्सपेक्टेशन होगा कि वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इनकम टैक्स की है वो बढ़ाकर 8 लाख कर दें, और जो आप कह रहे हैं 2.5 लाख से 8 लाख? हाँ, 2.5 लाख से 8 लाख, नहीं, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को डिफाइन कर दिया है। जब एक तरफ तो आप कहते हो कि आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और दूसरी तरफ आप उसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से टैक्स के लिए किट्टी मांगते हो। लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर 8 लाख का दायरा कर दिया तो देश का 90% से ज्यादा कमाने वाला इस टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएगा? सर, बिल्कुल हो जाएगा। 90% का आंकड़ा है सर, ये आपको लगता है पॉसिबल है? देखिए, एक तरफ तो आप उसी वर्ग को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कह रहे हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि वही सेक्शन ऐसा है जिससे गवर्नमेंट रेवेन्यू आएगा। ये बड़ी विरोधाभासी बात है, और मेरी राय में ये 8 लाख रुपए हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे जो ग्रॉस कलेक्शन है 8 लाख रुपए तक वाले से,
वो काफी कम होता है, क्योंकि एवरेज करीब 25-30 हजार रुपए टैक्स देता है 8 लाख रुपए की इनकम कमाने वाला, क्योंकि उनको रिबेट्स वगैरह में मैक्सिमम में छूट मिल जाती है। और इनिशियल जो टैक्स ब्रैकेट है वो 5% का ही टैक्स ब्रैकेट है। इसका ब्रैकेट दूसरा मतलब ये निकाले कि अगर आपके कथन के मुताबिक जो टैक्स रिबेट है उसको अगर 8 लाख तक बढ़ा दिया जाता है तो बाकी कई चीजें ऐसी होंगी जिसके जरिए मार पड़ने वाली है और दाम बढ़ने वाले हैं अलग तरीके से, क्योंकि जो कमी होगी उसकी भरपाई तो होगी सर। देखिए, गवर्नमेंट के पास जो डेफिसिट फंडिंग होती है उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं जी। वो बॉन्ड्स जारी कर सकती है, वो इंटरनल बोरोइंग कर सकती है, एक्सटर्नल बोरोइंग कर सकती है। और इस समय जो गवर्नमेंट को जो मैंडेट है वो सिर्फ 2 महीने के लिए ही मैंडेट है। मई में चुनाव होने वाला है, बाकी आगे क्या होगा वो नेक्स्ट गवर्नमेंट देखेगी। इस गवर्नमेंट को क्या चिंता है, ये पॉलिटिकल बजट होने वाला है और जनता को जब चुनाव आने वाले होते हैं जब भी ज्यादा से ज्यादा मिलने की अपेक्षा होती है, अदरवाइज तो कड़वी दवाइयां ही मिलती हैं। मैं ऐसा मानता हूं प्रधानमंत्री जी सांता क्लॉज बनकर आएंगे और जनता के लिए बांटेंगे। सर, बीजेपी पहले बजट से ही कड़वी घुट्टियां पिलाती आ रही है, स्वाइन फ्लू के दौर में कह दें कि काढ़ा पिलाती आ रही है। अब क्या ये माना जाए कि अब एक अच्छे बजट की उम्मीद जो लोक लुभावन होगा और एक लाइन पर हो गए बजट, या तो बीजेपी की नैया पार या जो सरकार बदल गई उसकी लुटिया डूब जाएगी। विजेंद्र जी, आपको ध्यान रखना होगा, मोदी सरकार का 6वां बजट है और कल सुबह 11 बजे जी इसको प्रस्तुत कर रहे हैं और आज तक के जो इससे पहले 5 बजट हैं जी। आपने कहा 2014 में कड़ी घुट्टी दी, ऐसा नहीं है। आपने देखो उस समय सबसे ज्यादा रिलीफ दिया गया था इनकम टैक्स पेयर्स को जी, 2 से 2.5 लाख रुपए की सीमा की गई। सर वो अमूमन हर बजट में ऐसा देखा जाता है और ये मेरे बयान नहीं है सर, आपने देखा ये बीजेपी के ही नेताओं के बयान थे कि ये कड़वी घुट्टी पिलाई जा रही है। नहीं, बट कोई लिमिट, ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था खुद सर नहीं कि कड़वी घुट्टी पिला रहा हूं देश को। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं कड़वी घुट्टी देखो क्या होता है, प्रधानमंत्री जी का हमारा लॉन्ग विजन है, वो कभी शॉर्ट विजन में विश्वास नहीं करते। बट जो चीजें लेकिन कल का बजट क्या होगा, लॉन्ग विजन होगा या शॉर्ट विजन? मैं आपको बताऊं कल का बजट क्या होगा सर, लॉन्ग विजन या शॉर्ट विजन? देखो क्या होता है, लोकसभा चुनाव या 2022, ये इंटरिम बजट है, ये इंटरिम बजट के अंदर क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म ही चलना पड़ेगा। बट जो विजन होगा वो लॉन्ग विजन होगा, शॉर्ट टर्म का इसमें बेनिफिट मिल सकता है। और जो डिस्ट्रेस में इस समय सर शॉर्ट टर्म मतलब लोकसभा नहीं, मैं आपको शॉर्ट टर्म का मतलब लोकसभा के चुनाव है, उससे पहले डेफिनेटली सरकार सेंट्रल की है तो उसके लिए सोचना ही पड़ेगा। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताऊं कि आज तारीख में जो डिस्ट्रेस में चाहे फार्मर्स चाहे युवा है, चाहे हमारे मिडिल क्लास वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या स्मॉल बिजनेस फैमिलीज हैं, उनको जो तकलीफ आ रही है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा राजेश कोठारी जी। सर क्या वाकई में आपको लगता है कि हिंदुस्तान की इकॉनमी इस लेवल पर आ गई है कि आप बहुत ज्यादा छूट दे सकते हैं और उससे अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा? देखिए, अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी है जैसे अभी मेरे मित्र रघुवीर जी ने कहा, हम इंटरनल बोरिंग कर लेंगे, बॉन्ड इशू कर लेंगे, ये हम सब थ्रेशोल्ड लिमिट को बहुत पहले क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है सर। हालात नहीं कि 1 रुपया भी हम बोरो कर सकें। अगर कहा जाए कि आंतरिक रूप से हम लोग उतने सुदृढ़ नहीं है जितने होने चाहिए, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास में और कोई साधन बचे हुए हैं जो जिसके जरिए वो छूट, रिबेट, सब्सिडी देने की कोशिश करेगी। होगा क्या, अगर मेरे को आपको देना होगा तो मैं इनसे लेकर और इनको देना होगा तो मैं आपसे लेकर ही ये काम करूंगा। यानी सरकार के पास में रेवेन्यू जनरेशन के जो साधन थे वो करीब करीब ड्राई हो चुके हैं। आई डोंट फोरसी एनी फर्दर पॉसिबिलिटीज कि सरकार में कोई विंडफॉल आ जाए। मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं। मैं आपको, सरकार के पास में अगर पैसा होता तो आईडीबीआई को बचाने के लिए वो एलआईसी के पैसा वहां नहीं लगाती। सरकार की खुद की हालत इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो कभी भी, जहां तक रिसोर्सेज की बात है, मुझे नहीं लगता बहुत साउंड फुटिंग के ऊपर खड़ी हुई है। आप इसको समर्थन करते हैं जो रघुवीर पूनिया जी ने कहा है कि 8 लाख तक टैक्स रिबेट दी जा सकती है? नहीं, ये विशुअल थिंकिंग है। मैं इसको समर्थन इसलिए नहीं करता, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। फिर 8 लाख क्यों, फिर 80 लाख क्यों नहीं? अगर हमें 2 लाख से 8 पे है तो 8 लाख का लॉजिक समझ में नहीं आता, तो 8 लाख है तो फिर 80 लाख भी तो हो सकता है ना सर? नहीं सर, वो लॉजिक ये है कि जो सवर्ण जो अभी 10% की छूट जो दी गई है जी उसके दायरे में कहा गया कि 8 लाख तक जिनकी इनकम है वो इस आरक्षण का फायदा उठा सकते हैं। आरक्षण और आयकर इनको मिक्स ना करें आप जी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आरक्षण क्या लगता है कितनी छूट मिल सकती है सर? नहीं, छूट का कोई क्वांटम नहीं होगा, बल्कि छूट इतनी दी जाएगी लोगों को लगेगी छूट मिली है। मिलना नहीं मिला अलग बात है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पूरा गेम सिर्फ 2-3 महीने का है। 2-3 महीने मुझे वोटर्स को खुश करना है और उसके लिए अगर मुझको 2.5 को 5 भी करना पड़े, 5 को 6 करना पड़े, तो मैं उसमें हिचकिचाऊंगा नहीं, परहेज नहीं करूंगा। बजट का सेंट्रिक पॉइंट क्या होगा? किसान माना जाए
क्योंकि पिछले चुनाव को देख ले तो किसान के इर्द गिर्द ही सब कुछ दिखाई दे। इस बजट का सेंट्रिक पॉइंट वही होगा जो 2014 में था, वही नौजवान होगा, वही रोजगार की बातें होंगी, वही कृषि होगा, वही आधारभूत उद्योग संरचना की बात की जाएगी और वही फिस्कल कंसोलिडेशन की बात की जाएगी। नए मुद्दे नजर नहीं आते, क्योंकि नए मुद्दे के नाम पे हमें 4 साल में कभी ये देखा कभी वो देखा, हुआ बहुत कुछ नहीं जो उम्मीदें थी। ठीक है ना। सो तात्पर्य है कि आज फिर हम अपने आप को वहीं पाते हैं। हम लोग कहते हैं कि भारत 7% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। कई बार तो समझ में नहीं आता कि इंडस्ट्री वाले से बात करो वो तकलीफ में, एग्रीकल्चर से बात करो वो तकलीफ के अंदर, सर्विस सेक्टर से बात करो वो तकलीफ में। तो ग्रोथ के आंकड़े इनफैक्ट अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही आंकड़े तो बहुत ज्यादा गिर गए हैं, लगभग दोगुने से ज्यादा गिर गए हैं। 2 दिन पहले ही बाकायदा सरकारी रिपोर्ट यहाँ पर बताती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अर्चना शर्मा जी भी जुड़ गई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि बतौर विपक्ष सेंटर के अंदर वो इस बजट को किस तरीके से देख रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बजट क्या चुनावी तोहफा होगा? इस दौरान सवाल यह भी है कि क्या एक बार फिर से कड़वी घुट्टी देश को पिलाने की तैयारी कर ली गई है या फिर सियासी जमीन पर लोकसभा चुनाव की फसल काटने के लिए अंकुरित कल बजट के जरिए जमीन को कर दिया जाएगा। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से मैं उनसे आपको मुखातिब करा देता हूं। कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी नेता आरपी विजयवर्गीय जी, अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजेश कोठारी जी और चार्टेड अकाउंटेंट रघुवीर पूनिया जी। अर्चना शर्मा जी, चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूंगा। मैम जरा बताइए, कल का बजट आपको विपक्षी आंखों से किस तरीके का दिखाई दे रहा है? बजट अभी आया नहीं है, लोक लुभावन लग रहा है, लोकसभा को देखते हुए लग रहा है, या फिर जिस तरीके से पुराने बजट आ रहे हैं उसी हिसाब से कड़वी घुट्टी दिखाई दे रहा है? देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी केंद्र के स्तर पर, और उस ऑल पार्टी मीटिंग में जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता थे उन्होंने यही बात कही कि आपने 4 वर्षों तक निरंतर देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने का काम किया। अब चूंकि ये चुनावी वर्ष है, ऐसे में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो कि पूरा करने योग्य नहीं हो और आपको उसका फायदा चुनाव के परिदृश्य में मिलता हो। कुछ पार्टीज ऐसे हैं जिनके बहुत से पेंडिंग इश्यूज हैं जिनको इन्होंने पूरा नहीं किया, इनके अलाय पार्टनर्स भी हैं, उनके भी बहुत से आकांक्षाएं। तो हम ये चाहते हैं कि ये बजट जो हो जनता को समर्पित बजट होना चाहिए, ना कि ये बजट ऐसा हो कि भारतीय जनता पार्टी से सियासी फायदा लेने का प्रयास करें। लेकिन एक एथिकल मॉरल इशू भी इसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और पूरा बजट देना किसी भी तरह से औचित्यपूर्ण नहीं होगा। इससे इंटरिम बजट के तौर पर वही प्रावधान किए जाने चाहिए जो आने वाली सरकार किसी भी पार्टी की बने और क्लॉ बैक नहीं करे उन प्रोविजंस को। तो मेरा ये मानना है कि जनता को दरकार है इस समय एम्प्लॉयमेंट की, जनता को दरकार है इस समय सुरक्षा के संसाधन बढ़ाने की, देश की सुरक्षा से संदर्भ या आंतरिक सुरक्षा की बात हो। और दूसरी बात यह है कि सोशल सेक्टर में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको इन्होंने जिस तरह से प्रोविजंस को बदला था कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का बजट कर्टेल किया था और टैक्सेशन को बढ़ा, टैक्सेशन का हिस्सा देने की बात की थी, लेकिन उसका परिणाम ये निकला कि राज्यों पर भार पड़ा और फेडरल स्ट्रक्चर का जो प्रावधान हुआ करता है उसको भी ठेस पहुंची है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, जीएसटी डिमोनेटाइजेशन और ले ऑफ्स, और आज तो एक रिपोर्ट भी सार्वजनिक हुई है कि एनडीए के कार्यकाल में जो हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ करके 2.2 से 6.1 हो गई, यानी कि 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा। तो अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसा दौर जब आ गया और ऐसी अव्यवस्थाएं व्याप्त हो गई, अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई, एसएमई की हालत ख़राब हो चुकी हो और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी एकदम बहुत पीछे चला गया और एग्रीकल्चर सेक्टर के हालात बहुत बुरे हैं, तो बहुत सारी आकांक्षाएं तो जनता को होती है हर सरकार से बजट को लेकर, लेकिन अंतिम पड़ाव पर आकर के और अर्थव्यवस्था को अपने आंकड़ों के आधार पर उनको दबा देना और एक ऐसी तस्वीर को प्रस्तुत करने की जो कवायद निरंतर 4 साल तक चली, उसने जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से उठाया है। अगर कांग्रेस से ये पूछा जाए कि एक ऐसी बात जो वो चाहती है कि इस बजट का हिस्सा हो, क्या वो राहुल गांधी का वो बयान और उसके साथ वो वादा न्यूनतम आमदनी गारंटी, ये कांग्रेस चाहती है कि बजट का हिस्सा हो, बीजेपी की तरफ से पेश किया जाए? देखिए, हमने तो ये उद्घोषणा करी थी सार्वजनिक मंच से कि हम सत्ता में आते हैं तो हम न्यूनतम आमदनी का प्रोवाइड करवाएंगे उस वर्ग को जो पार्टी लाइन के नीचे रहता है जी। अब भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, मुझे नहीं लगता कि 4 और ये कह सकते 4.25 वर्ष होने वाले, इसमें कभी भी गरीबों के हित की कोई योजना बनाई हो, उनको समर्पित, चाहे मनरेगा था या अन्य योजनाएं थी, फूड सिक्योरिटी एक्ट था, उन सब में जिस तरह के प्रावधान किए उससे उसी पर कुठाराघात हुआ है। तो अब इस जाते जाते बहुत सारी उम्मीदें करना बेईमानी होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि नई घोषणा से बेहतर होगा कि पूर्ववर्ती समय की सारी कमियों को दुरुस्त करने का कुछ ऐसा प्रावधान कर दिया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके, रोजगार सृजन का माध्यम हो बहुत सी घोषणाएं ऐसी हैं जो अभी भी अधूरी पड़ी हैं, उन पर फोकस रहने वाला है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए नई योजनाओं पर फोकस रहेगा। और ये सवाल मेरा आपसे भी है, क्या न्यूनतम आमदनी गारंटी ये बजट का हिस्सा हो सकता है? सोलंकी जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया और अभी फिर बता रहा हूँ, ये जो बजट है
ये इंटरिम बजट है, इसके अंदर सिर्फ एंड सिर्फ जो टैक्सेशन का है प्लस जो डिस्ट्रेस जो है फार्मर्स हैं या हमारे मिडिल क्लास जो एम्प्लॉइज़ हैं या हमारे स्मॉल बिजनेसमैन हैं या युवा हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। और रही बात जो अभी अर्चना जी ने बोला कि साहब इन्होंने सारी अर्थव्यवस्था को ख़राब कर दिया, मैं कहता हूं कि जो अर्थव्यवस्था ये हमको देके गए थे, जो फिस्कल डेफिसिट हमको देके गए थे, उनके आप मायने देखो और आज के मायने देखो। उस समय आज हमारे को जो फिस्कल डेफिसिट देके गए थे 4.5 पे, उसको हम घटा करके 3.3 पे लेके आए। और हमने इतना बड़ा रिफॉर्म्स किया है जीएसटी का, उसका डेफिनेटली कुछ हमारे छोटे व्यापारियों को थोड़ी सी तकलीफ आई है, उनको भी धीरे धीरे करके हमने दूर किया है। और कल जो आने वाला बजट है उसके अंदर हम हो सकता है कि और भी कुछ चीज़ें जो फार्मर्स के लिए है, युवाओं के लिए है या छोटे बिजनेसमैनों के लिए है, इनके लिए हम कुछ लेके आएंगे। बट ये पिटारा कल ही खुलेगा। और रही बात आपने जो यूबीआई की बात करी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो वो हो सकता है कि धीरे धीरे, एक्चुअली क्या है कि ये गारंटीड है बट उसके लिए फंड्स का अवेलेबिलिटी पहले होना जरूरी है। तो ये अगर सरकार लेके आती है तो उसका अलोकेशन बिल्कुल निश्चित करेगी। बट वो बात नहीं है, आज राजीव गांधी जी ने जो यहाँ घोषणा कर दी अचानक ही कि हम 100% लोन माफ़ करेंगे, जबकि उसको 2 लाख रुपए पे ले आए, जो 99 लाख रुपए से घटाकर उसको 18 लाख पे ले आए। फिर उसके लिए भी अभी व्यवस्था नहीं है, वैसी व्यवस्था वो यूनिवर्सल यूबीआई जो उन्होंने घोषणा करी। लगता है कि जो जीएसटी के अलग-अलग दायरे हैं, अलग-अलग दायरे जो हैं उनको एक बार फिर से संशोधित कल किया जा सकता है और कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आम आदमी से जुड़ी हुई है, उनको जीएसटी के दायरे से बाहर किया जा सके या कम किया जा सके। और ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था कि पेट्रोल और डीजल इन दोनों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। ये बजट में कल देखा जा सकता है। ये दोनों ही ये जीएसटी काउंसिल में होता है, ये जीएसटी के दायरे में न कल आएंगे न आगे आने वाले। ये सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है जो सरकार अपने हाथ कटाना नहीं चाहेगी। दूसरी बात, आपने जो बात अभी इशू रेस करे थे कि कल बजट में क्या आएगा, मैं आपको फिर कह रहा हूं, कल बजट में वो सब घोषणाएं होंगी जो पूरी होती नहीं होगी। जनता को फिर एक झुंझुन हम लोग देंगे कि सरकार को वोट, क्योंकि अभी मेरी प्रायोरिटी कोई फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करने की नहीं है। कल होंगी, अगर बीजेपी रिपीट हुई तो 5 साल में पूरा कर नहीं पाएगी और कांग्रेस आई तो गले की फांस बन जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो चुनावी चाल चली जा रही है, आएंगे नहीं आएंगे कोई नहीं कह सकता आज की तारीख में, पर जो माहौल है उस देश में ये लगता है, मेरे को महसूस हो रहा है कि कल घोषणाएं भरपूर होंगी और होनी भी चाहिए। ये तो युद्ध है, युद्ध में सब कुछ जायज है, वहाँ नैतिकता, धर्म, अर्थ, ये सब बेमाने हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी है सर। नहीं, अर्थव्यवस्था 2 पार्टियों के बीच का युद्ध नहीं है सर। नहीं, आप देखिए, सुनिए, सिर्फ 3 महीने की बात है। 3 महीने बाद जब मैं फुल बजट लेके आऊंगा, अगर इसको अंतरिम मानते रहे हम लोग, तो जुलाई में जब बजट आएगा वो रही से कसर में वहां पूरी कर दूंगा आपको। अभी तो मैं आपको वो पिक्चर दिखा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जीत गए तो वहां पर नकेल कस दी जाएगी। मतलब आप ये समझिए ट्रेलर है पिक्चर का, पिक्चर कब रिलीज होगी, जुलाई में रिलीज होगी। तो मेरे हिसाब से भरपूर छूट मिलने की संभावना है। इनकम टैक्स में लो, इंडायरेक्ट टैक्सेस में लो, जीएसटी, क्योंकि वो काउंसिल का मैटर है, अदरवाइज जीएसटी सरकार का मैटर होता। तो पूनिया जी, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है सर, आपको भी लगता है कि पेट्रोल और डीजल जिसकी मार आम आदमी बीते 4 सालों से झेल रहे हैं, बीते चुनाव के दौरान कुछ दोनों के दामों में कमी आती नजर आई, लेकिन चुनाव खत्म, रेट फिर से बढ़ने शुरू हो गए, ये जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं सर? ये हर सरकार का चरित्र है जी। विजेंद्र जी, और कहते हैं डीकंट्रोलाइज है सर। हाँ। विजेंद्र जी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुका है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। ठीक है। अब ये सरकार की मंशा पर निर्भर करता है कि वो उसको लाना चाहती है या नहीं लाना चाहती है। आपको लगता है अगर कल चल दिया जाए तो? और दूसरी बात यह है कि मोदी गवर्नमेंट ने अपने पहले साल में यह कहा था कि वो टैक्सेस की मैक्सिमम रेट को 30% से घटाकर 25% कर देगी, और उसने कॉरपोरेट सेक्टर की मैक्सिमम रेट 30% से घटाकर 25% पिछले 2 बजट्स में कर दी। ठीक है। अब ये पार्टनरशिप फर्म्स और इंडिविजुअल्स की भी मांग है कि वो मैक्सिमम टैक्स की रेट है 30% से घटाकर 25% कर दे जी। और हम ये आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी इस मांग को पूरी करेंगे कल। ठीक है। विजय वर्गीय जी, सर पेट्रोल डीजल, मुझे खूब ध्यान है कि 2015 का जो बजट आया था उस दौरान ये बीजेपी के अंदर से भी कहा गया था कि पेट्रोल और डीजल को एक नियम अनुसार धीरे धीरे जीएसटी के दायरे में ले आएंगे और मैक्सिमम जो होगा वो 28% वहां तक उसको लाया जाएगा। ये उम्मीद आपको लग रही है? देखो मैं आपको बताऊं सोलंकी जी, ये जो मैटर है आप जो बता रहे हैं ये जीएसटी काउंसिल के अंडर में आता है। सरकार का इसमें कोई भी किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। जितने भी सरकार या जो वित्त मंत्री हैं प्लस जो स्टेट के वित्त मंत्री है वो मिलाकर के जीएसटी काउंसिल बनाते हैं
और सब आज की तारीख में जो भी हमारे डिसीजन हुए हैं जी। जीएसटी के अंदर, वो यूनानिमस डिसीजन हुए हैं। तो कोई सरकार में बाहर आकर के या कांग्रेसी या बीजेपी या कोई आकर के ये नहीं कह सकते कि साहब ये मैं इसके साथ या मेरे अगेंस्ट में जाकर के ये काम हुआ है। तो आज की तारीख में प्रोग्राम को रेवेन्यू यहाँ पर करना है। अर्चना जी, इनमें से क्या चूज करेंगे, व्यावहारिक या लोक लुभावन? मेरा ये मानना है कि व्यावहारिक बजट होना चाहिए। आप अभी पेट्रोल डीजल की आपको बात नजर कर क्या रहा है, ये व्यावहारिक होगा या लोक लुभावन? क्योंकि मुझे प्रोग्राम देखिए ये तो लोक लुभावना ही होगा, क्योंकि इनकी धरातल खिसक गया राजनीतिक। ठीक है, राजेश कोठारी जी, आपको भी लग रहा है लोक लुभावन होगा या मैं व्यावहारिक? तो आपको पहले ही कह रहा हूँ, लोक लुभावन भी होगा, मन भावन भी होगा, मन को भाए न भाए, पर होगा वैसे रूप ये में। पेट्रोल डीजल के जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम गिरे थे तब जनता को राहत नहीं दे रहे थे, तो अब ये क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर लाने का सरकारें काम गिरने की करेंगे? जब बात आई तो फिर पेट्रोल डीजल के दामों में राहत दाम यहाँ पर गिरते हैं, और बीजेपी जब सरकार देती सरकार जरूर चुनाव नजर हो आ रहा जाता है तो शुक्रिया सब अर्चना जी, आपका भी, विजय वर्गीय जी आपका भी, राजेश कोठारी जी और रघुवीर पुनिया जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कल का दिन वाकई मेरा देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि कल कितनी छूट या राहत आम जनता को मिलती है ये भी इस पिटारे में होगी, और कितनी राहत नहीं मिलती है ये भी इस पिटारे में होगी। रोजगार हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, व्यापार हो या फिर महिला सुरक्षा हो, हर कोई इस बजट पर टकटकी लगाए बैठा हुआ। और फर्स्ट इंडिया बजट को लेकर कल सुबह से ही महा कवरेज करेगा। फर्स्ट इंडिया के साथ बने रहिएगा, लेकिन स्पेशल डिबेट में इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।